गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में बेटा अपन लोगों ने प्रिज्म स्टार्ट किया था, राइट? और प्रिज्म में मैंने आपको डेविएशन आपको बता दिया था, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बता दी थी। प्रिज्म में मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी जो बेसिक था और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और नीट IIT JEE वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही वो फॉर्मूला। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, अभी आप करने जाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, इसी प्रिज्म में हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, राइट? वो तो हमारे सिलेबस में है, बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, तो बेटा यहाँ पर एक कंडीशन और होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन। अब जरा सोचिएगा एक चीज़, सर यदि मुझे ये कंडीशन निकालना है कि एक प्रिज्म दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होगी बेटा उसके मैक्सिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन तो मुझे समझ में आ गया भैया कि मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, जो हमने अपने लिखा था कि R1 = R2 = R हो जाए, है ना, I = E हो जाए। अब सर सोचो, यदि मैं मैक्सिमम डेविएशन निकालने जा रहा हूँ तो सर मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन देखिए, ध्यान से समझिएगा बेटा, समझना। हमने एक प्रिज्म बनाया और इस प्रिज्म पे आप एक लाइट को इंसिडेंट करवाइए कहीं से भी। मान लीजिए मैंने ये लाइट को इंसिडेंट यहाँ से करवा दिया, है ना। अब बेटा हम लोग क्या बोलते थे, सर जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है सर वहाँ पर नॉर्मल बनाइए, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा होगा सर I, राइट। अब जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो भी हो, इसका एक्चुअल पाथ क्या था सर, यदि मैं इसी चीज़ को पीछे आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो है ये इसका एक्चुअल पाथ निकल के आता था। अच्छा दूसरी चीज़, ये तो आपको एक्चुअल पाथ निकल के आ गया। दूसरा कंडीशन ये बताओ मुझे कि जब हम लोग ये बोलते जाते थे कि सर ABC ट्राइंगल अपने पास है, प्रिज्म है, इस पर यदि हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं, मिनिमम डेविएशन में हम बोलते थे पैरेलल हो जाती थी लाइट वगैरह। अब यहाँ के लिए मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने ऐसा बोला कि यहाँ से जो लाइट अब ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के बेटा, क्योंकि ये एयर था, एयर से लाइट ग्लास में एंटर करी है तो रेयर टू डेंसर मीडियम भागी है भैया, तो वो डेविएट तो हुई होगी, ये डेविएट हो गई सपोज करिए। अब ये डेविएट हुई तो ये नॉर्मल और इनके बीच का जो एंगल बना ये, इसको हमने R1 बोला था, याद है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती थी बेटा, यहाँ पर जो एंगल बनाती थी उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया था, और फिर फाइनली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती थी, याद है। चलो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, अब एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगी मुझे अभी पता नहीं है। अब ये मैं ढूंढ के लाता हूँ, समझ के देखता हूँ कि भैया क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ कि वो चीज़ समझ में आ जाए। तो बनाते हैं, फिर देखते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कब मिलेगा, ठीक है। अच्छा जरा सोचना, ध्यान से समझते चलना बेटा। यहाँ पर जो फाइनली लाइट जो भी रिफ्लेक्ट होती है ना बेटा, फाइनली जिधर भी जाएगी वो एक एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी। अब सुनो, मुझे बताओ क्या बताओगे। देखो पहली चीज़, कल मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी जब हम प्रूफ कर रहे थे, याद है। एक डेल की बात करी थी हमने, डेविएशन की बात करी थी, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे उससे रिलेट करता था ना ये डेविएशन आपका, कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप रखिएगा उतना ज़्यादा वहाँ पर आपको डेविएशन मिलेगा। जैसे सपोज करो, देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ से लाइट आई, ये 0 डिग्री पे थी, यदि 0 डिग्री पे गई तो सीधी चली जाएगी, तो डेविएट ही नहीं हुई, 0 डेविएशन। लेकिन 0 से थोड़ा सा बढ़ा दिया तो थोड़ा थोड़ा डेविएट होना स्टार्ट करती है। तो मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए जाता हूँ, याद है, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए जाइएगा उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर डेविएशन मिलेगा। और हमारा जो मेन कंडीशन है वो कौन सा है भैया, मुझे ये पता करना है कि यार मैक्सिमम डेविएशन ये कब देगा। अब जरा सोचो कि सर ये मैक्सिमम डेविएशन कब दे सकता था, है ना। तो हम बोलेंगे सर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कब पहुंचेगा, तो मैंने बोला सर ये क्योंकि I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही होगी, तो मैंने बोला सर 90 डिग्री। क्यों 90 बोल रहा, मान लो सोच बेटा, ये यहाँ से I बना ना, अभी यदि लाइट को मैं पूरा यहीं से एंटर करवा दूँ यहाँ से ऐसा, तब ये 90 बनेगा। और इससे अंदर से यदि करवाया तब तो वो मीडियम ही चेंज हो जाएगा कि एयर से ग्लास में आई नहीं रही, वो तो लाइट ग्लास के अंदर चली गई। तो उसकी जो I की मैक्सिमम वैल्यू है ना, I मैक्स, वो कितनी हो सकती है, 90। जरा समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। ये जो I है वो हमारा यहाँ से डिफाइंड है नॉर्मल, ये नॉर्मल था, ये 0 डिग्री पे थी लाइट है, यहाँ पे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लाइट को मैक्सिमम मैं 90 पे ला सकता हूँ।
इससे ज़्यादा लाऊंगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो तो ग्लास से आने लग गई, मीडियम बदल देगी, मीडियम बदल देगी तो फिर इफेक्ट बदल जाएगा। तो हमने बोला कि सर आई मैक्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, चलो आई मैक्स को मैंने यहाँ से 90 लिख दिया। अब मुझे बताइए एक चीज़, यदि आई मैक्स मेरे लिए 90 हो गया है तो अब हम किस तरीके से डेल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के ला सकते हैं, तो ज़रा सोचना एक चीज़। आपके पास एक फॉर्मूला था बेटा, याद करना डेल का, क्या सर डेल कल निकाला था, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई होता था एंगल ऑफ इमर्जेंस, याद है? तो डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, इक्वेशन याद है ना? अब जरा सोचना, यदि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा सर डेल भी लिखो मैक्सिमम वाला, तो डेल मैक्स लिखा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल टू आई की वैल्यू भी सर मुझे मैक्सिमम डालनी पड़ेगी और ये इमरजेंस आएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब मैं यहाँ से निकालने जा रहा हूँ सर डेल मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने बोला आई मैक्स हो गया बेटा 90 डिग्री, अपने पास 90 है ना, प्लस ये ई माइनस ए। अब ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं देगा ये, ठीक है, तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं देता, तो ए की वैल्यू में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे दिक्कत है ई में कि मैं ई को कैसे रिप्लेस करूं, तो बेटा ई को रिप्लेस करने का काम जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो अपन को लेकर के आना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से लेकर के आते हैं उसको बताते हैं आपको, ठीक। तो बेटा जो मैक्सिमम डेविएशन आपको निकल के आ रहा है ना डेल मैक्स, उसकी वैल्यू आ रही है 90 प्लस ई माइनस ए। अब जरा सुनो, अपन अब थोड़ी सी कंडीशंस लगाते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। ज़रा बताना, अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, ठीक बेटा। अब बताइए तो मुझे, ए बी सरफेस पे जाकर के यदि आप स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं तो हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आई, तो हम लिखेंगे म्यू इंटू साइन आई, म्यू किसका होगा, एयर का, क्योंकि एयर से आई है, इक्वल टू म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो अब दूसरा वाला म्यू कौन सा है, इसका, तो मैं लिखूंगा म्यू जी ग्लास इंटू साइन R1, ऐसा, समझ में? तो हमने इसका म्यू इंटू इसका साइन आई और दूसरे वाले का म्यू इंटू उसका साइन आर, तो म्यू ए इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R1, ठीक है, हमने लिख दिया। अब जरा सोचिएगा एक चीज़, जैसे ही आप लिखोगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैक्सिमम की वैल्यू बोल रहे हैं ना बेटा, तो साइन 90 हो गया ये तो फिक्स, इक्वल टू म्यू जी, ग्लास का है तो म्यू लिख देते हैं साइन R1। अब जरा बताओ तो मुझे एक चीज़, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, सर साइन R1 कितना आ जाएगा, 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू आ रहा है साइन R1, है ना, याद आ रहा है? एक चीज़ बताओ तो मुझे, साइन R1 की वैल्यू यदि 1 बाय म्यू होती थी, क्या मैं R1 को थीटा सी लिख सकता हूँ, क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू थीटा सी, ऐसा सोच लो, क्रिटिकल एंगल को मैंने थीटा सी बोला है। अरे सोचना यार, 1 अपॉन साइन आई इक्वल टू म्यू होता था, या म्यू साइन आई, अरे अपन ये लिखा था साइन आई सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो देखना बेटा वही कंडीशन है ना, साइन आई सी इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो R1 और आई सी सेम है, आई सी मीन्स एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, थीटा सी भी बोल सकते हैं, हम थीटा सी लिख दिया अभी, चलेगा। तो हमने बोला कि सर थीटा सी जो है वो मेरे लिए क्रिटिकल एंगल है, मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, सर R1 जो है वो किसके इक्वल हो रहा होगा, वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ रहा है। तो R1 की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई सर, R1 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से हमने R1 को निकाल लिया सर, R1 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल निकल के आया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, कंडीशंस निकाल के बता रहे हैं आपको, चीज़ें ला करके रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पे। बेटा सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करना, आपने पढ़ा था कि सर R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता था प्रिज्म के लिए, याद करो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बोले थे, बिल्कुल फिक्स करके रख लीजिए, हर बार लगेगा, जब भी लगाना है लगा देंगे। अब सुनो, यहाँ से मैंने R2 निकाला, सर R2 को A माइनस R1 लिखा जा सकता है, A माइनस R1। और मुझे बताओ सर A माइनस R1 यदि आप R2 को लिख रहे हो तो R1 की वैल्यू क्या है, थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो R2 इक्वल टू निकल के आया सर A इंटू A माइनस थीटा सी। अब A माइनस थीटा सी जो आ रहा है ना बेटा, वो मेरे लिए क्या आ गया, R2। अब R2 कौन सा एंगल था, ये वाला। अच्छा, अब लाइट जो भी गई होगी ना बेटा, वो एंगल ऑफ इमरजेंस जितना भी बना रही होगी लाइट, जिस भी डायरेक्शन में जाए, जितने भी जाए, उसको E बोला, एंगल ऑफ इमरजेंस। और फिर से मैंने अप्लाई किया
अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AC। अब AC सरफेस पे जाकर के फिर से आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए। अब AC पे अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ भाई, ग्लास से लाइट आई है, एयर में जा रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू G इंटू साइन इसका, तो साइन R2 इक्वल टू जहाँ जा रही है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A एयर है इंटू उसका एंगल साइन A। अब बताओ मुझे म्यू जी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन R2 की वैल्यू कितनी हो रही है ये बताइए मुझे। R2 है ये अपन ने निकाला है ना वहाँ से, ठीक है, तो अपन लिख दें यहाँ से सर R2 के प्लेस पे लिख देते हैं A माइनस थीटा C इक्वल टू म्यू की वैल्यू तो 1 हो गई इंटू साइन E आ गया। तो बेटा यहाँ से बताओ मुझे, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो अपन कुछ और लिख सकते हैं। हाँ 1/म्यू को साइन थीटा C लिखा जा सकता है ना, तो अपन पूरा साइन के टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो हम क्यों ना साइन में ही कन्वर्ट कर लें पूरा। बोलिए एक काम करें ना यार, 1/म्यू को क्यों ना मैं साइन थीटा C लिख दूँ, बट 1/म्यू को यदि मैं साइन थीटा C लिखूँगा तो म्यू का इफेक्ट हट जाएगा। चले छोड़ एक मिनट, कुछ नहीं सोचना, साइन E यहाँ से लिख दो, सीधा सा फंडा यार, कुछ नहीं है। साइन E इक्वल टू म्यू साइन A माइनस थीटा C। बेटा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स, इसको ले जाए तो साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A माइनस थीटा C, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया। ठीक, तो यदि वो एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछता है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा बेटा जब मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, तो देखो ध्यान से, मैक्सिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू ये है साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा C। यहीं पर मैं बोलने जाता हूँ, यदि वो बोलता है डेल मैक्स कितना आएगा, यहाँ पे है तो बेटा डेल मैक्स की वैल्यू दे निकालने जाओ इसमें पुट करके, तो जरा देखो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, डेल मैक्स इक्वल टू सर 90 प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा C है ना, और माइनस A। अब ये पूरा जो आया वो डेल मैक्स आ गया, मतलब वहीं के वहीं घुमाना है यार और कुछ नहीं करना है। तो सीधा सा देखो मैंने आपको इतना सारा बता दिया, सारे फॉर्मूले बता दिए, समझा दिया। अब इसको समझ के रखो, लेकिन जब प्रॉब्लम आए तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाना यार, सीधा सा सोच। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं बोलता हूँ इस चीज़ को पूरे को रटने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं बोलता हूँ सीधे कॉन्सेप्ट समझ के रखिए यार बेटा, वो मैक्सिमम डेविएशन कब देगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका मैक्सिमम पहुँच जाए, मतलब 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री हुआ इस सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे, दोनों पे जा करके हमने स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगाएंगे वो चीज़ आंसर ला करके मुझे दे देगी। तो इस तरीके से बेटा आप यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से आप इस बार इसको नोट करके रखिए, देन अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बार समझ लो बेटा, उसको नोट कर लो जल्दी से अच्छे से। यार कैमरा क्या हो रहा है। बेटा मिनिमम डेविएशन मैंने आपको कल समझा दिया था, है ना, और डेविएशन कितना प्रोड्यूस करता है बेटा प्रिज्म, वो भी हमने कल देखा है। चलिए आइए अब आ जाते हैं अपन इसी में समझते हैं। मैं पोर्शन रब कर रहा हूँ। बेटा देखिए अगला कंडीशन है कि नहीं है ना, कि कंडीशन फॉर नो डेविएशन। बेटा यदि वो डेविएशन को शो ना करें, है ना, तो क्या बोलेंगे, नो इमर्जेंस। बेटा डेविएशन मत बोलिए, नो इमर्जेंस की बात हो रही है। ठीक, अब बताइएगा
बेटा इमरजेंस के लिए यदि हम लोग लिखने जाएं कि यार नो इमरजेंस की कंडीशन कब मिलेगी, नो इमरजेंस मतलब समझते हो या लाइट इमर्ज ही नहीं हुई। अब सोचो तो यार इमर्ज नहीं हुई होगी तो क्या हुआ होगा, बोलो क्या हुआ होगा। देखें सुपारी किलर देखे तुमने, वैसी हालत हो जाती मेरी। देखें क्या बना है भाई, बना ले यार कुछ भी, प्रिज्म तो बना ही देते हैं सबसे पहले। देखें बेटा ध्यान से आ जाएगा समझिए। एक प्रिज्म बनाया हमने ABC। बेटा पहली लाइट इंसिडेंट करवा दे यार, आई एंगल पे लाइट इंसिडेंट करवाया, ये नॉर्मल बनाया, ये आई। बेटा यहाँ से जो लाइट थी वो मान लीजिए इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो ये नॉर्मल बनाती थी तो वो कितना एंगल बनाती थी रिफ्लेक्टेड रे, R1। और बेटा यहाँ पर जो नॉर्मल बनाएगा वो एंगल कितना बनाता था, R2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पर जब हम लोग देखने जाएं कि नो इमरजेंस का मतलब समझते हो कि जब लाइट यहाँ पे सबसे पहले लाइट एयर में थी, एयर से बेटा वो ग्लास में एंटर हुई, देन ग्लास से वापस जब एयर में जाती है तब हम लोग बोलते हैं कि यार वो इमर्जेंट रहे। अब यदि वो मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ सर नो इमर्जेंस का मीनिंग समझते हो भैया, क्या मीनिंग होता है नो इमर्जेंस का, कि लाइट इमर्ज नहीं हो रही मतलब क्या कि भैया जो ग्लास के अंदर लाइट आके पहुँची थी ना एयर से चली ग्लास में पहुँची, अब वो ग्लास से वापस एयर में जा ही नहीं पा रही, बंध गई है बेचारी यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये बोलने जाते हैं कि यदि वो ग्लास से लाइट बाहर ही ना निकल पाए तो मैं बोलूँगा कि सर वो नो इमरजेंस का केस है। इसका मीनिंग क्या हुआ मालूम, कि हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सर जो लाइट आ रही है ना फाइनली वाली, वो फाइनल लाइट यहीं कहीं अंदर घुस जाए ऐसे, समझे। यदि वो इधर ही साइड एंटर कर जाए इस तरीके से तो मैं बोलूँगा कि भैया वो क्या हो गया मेरे लिए, नो इमरजेंस की कंडीशन। अब बात आई सर ये चीज़ होगी कब, बोलो भाई कब होगी। सुनो मेरी बात आप ध्यान से, कुछ नहीं है बेटा, हम ऐसा बोलते हैं ये कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, और थीटा सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल। अब जरा सोचो यदि सर यहाँ पर जो R2 एंगल हमने यहाँ पे डाला था, ये R2 एंगल की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, ये R2 एंगल जो है यदि वो थीटा सी से बड़ा हो जाए, थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं सर यदि क्रिटिकल एंगल पे आया तब वो इस सरफेस पे चला जाता है, बट क्रिटिकल से भी यदि बड़ा हो जाए थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू मतलब R2 की वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है तब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो मतलब जिस मीडियम से गई थी बेटा उसी मीडियम में ट्रैवल करेगी ना बाद में, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। बाहर निकली नहीं है मतलब वहाँ पर नो इमरजेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो नो इमरजेंस की सबसे मस्ट कंडीशन जो निकल के आई वो क्या निकल के आई सर, R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। अब जरा सोचो एक और चीज़, यदि मैं मैक्सिमम कंडीशन पे बात करने जाऊँ, मैक्सिमम वाली कंडीशन पे, क्या एक चीज़ बताना बेटा, यदि मान लीजिए मैं लाइट को बोलता हूँ कि 90 डिग्री पे आ रहा है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस कंडीशन में जा कर के ही ये चीज़ें मिलेगी ना, मतलब उससे पहले तो नहीं मिलने वाली ना। एक चीज़ सोचो बेटा, एक चीज़ ध्यान से, इससे जस्ट पहले हमने बोला था मैक्सिमम डेविएशन कहाँ मिलेगा, याद करते बेटा मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन हमने जस्ट अभी देखी थी, क्या बोली थी कि सर जब हम इसको 90 पे डालेंगे तब जो मिलेगा तो वो मैक्सिमम डेविएशन बताएगा, और कहीं ना कहीं वो डेविएशन यही वाली लाइन होगी, क्योंकि इसके बाद तो ये फिर अंदर ही चली जाएगी, इमरजेंस हुआ ही नहीं। तो मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन लेकर के चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे सर, I इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री है उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज ये बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बोलते हैं सर यहाँ पे कि I की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लिए, 90 डिग्री। अब I को यदि मैं 90 डिग्री लिखता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, फिर से वही वाली चीज़ अप्लाई, क्या स्नेल्स लॉ है ना, अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें एट सरफेस AB। अब AB सरफेस पे जाकर के यदि मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं तो बेटा बताना मुझे, AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, म्यू A इंटू साइन I इक्वल टू म्यू G इंटू साइन R1। म्यू A मतलब एयर का 1, साइन I की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री, मैक्सिमम केस में जा रहे हैं, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या प्रिज्म इंटू साइन R1। तो बेटा यहाँ से आप फिर से निकाल लीजिए, सर ये 1 हो गया तो 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन R1।
तो 1/μ इक्वल टू साइन R1 अपने पास कंडीशन निकल के आई। अब मुझे बताओ 1/μ इक्वल टू साइन R1 जो अपने पास कंडीशन निकल के आ रही है, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सर ये वाली कंडीशन क्रिटिकल एंगल को मैच करती है? अरे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? साइन IC या थीटा C इक्वल टू 1/μ। तो बेटा वही तो निकल रहा है, साइन R1 इक्वल टू 1/μ। तो बेटा यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना सर R1 इक्वल टू क्या हो गया होगा, थीटा C, मतलब वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल ही आ गया। तो देखिए एक इक्वेशन निकल के आई सर R2 इज ग्रेटर देन थीटा C, दूसरी कंडीशन निकल के आई R1 इक्वल टू थीटा C। अब क्या करें बेटा, जरा एक काम करके देखिए, यदि मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूँ, दोनों एंगल को 1 और 2 मतलब इक्वेशंस को, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो बताना बेटा यहाँ से क्या निकलेगा सर, R2 प्लस R1, है ना। अब जरा सोचो एक चीज़, ये थीटा C और ये थीटा C से भी बड़ा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू थीटा C यदि रख लें तो थीटा C प्लस थीटा C मिलकर क्या हो जाएगा, 2 थीटा C। और हम क्या बोल रहे हैं, वो तो वो कब है जब यदि ये थीटा C होना तब 2 थीटा C, और ये तो थीटा C से बड़ा है, तो जब थीटा C में थीटा C से बड़ा नंबर ऐड करोगे तो 2 थीटा C से भी बड़ा आंसर मिलेगा। ये पूरा जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया होगा सर, 2 थीटा C। जरा सोच के देखिए एक बार, 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए क्या मैंने सही लिखा है। आप एक बार देख लो कि क्या R1 प्लस R2 ग्रेटर देन 2 थीटा C होगा। हो गया। अब देखिए क्या बोला, अरे सीधा सा बेटा है, यदि मान लीजिए 90 है, ये भी 90 से बड़ा है मतलब 100 है, तो 90 प्लस 100 मतलब 190, तो वो 180 से तो बड़ा ही होगा ना। तो वही बोला बेटा थीटा C प्लस थीटा C, इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे तब 2 थीटा C हो जाएगा, बट हम बोल रहे हैं थीटा C से भी बड़ा है तो 2 थीटा C से बड़ा ही आएगा ना उनका सम। अच्छा देखो, जैसे ये R1 प्लस R2 आया, याद है बेटा अपना फॉर्मूला, सर R1 प्लस R2 तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म A बोल दूँ, तो A इज ग्रेटर देन 2 थीटा C हो जाएगा सर। हो गया। चलो यदि मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो A/2 इज ग्रेटर देन थीटा C हो गया, आ गया। अब बताना एक और चीज़, साइन ले लें दोनों तरफ, ले लीजिए सर। यदि मैं यहाँ से साइन ले लूँ तो साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा C। साइन थीटा C की वैल्यू क्या होती है, 1/μ। तो मैंने लिखा सर यहाँ से साइन A/2 इज ग्रेटर देन 1/μ। ठीक। अब बताना यदि मैं म्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इधर ले आऊँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू, एक काम करें बेटा रेसिप्रोकल ले लो। यदि मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये म्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या था देखना, इसके अकॉर्डिंग क्या था सर, 1/μ इज लेस देन साइन A/2। करेक्ट बेटा, गलत ना हो जाए इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1/μ छोटा है ना साइन A/2 से, तो 1/μ इज लेस देन साइन A/2। बेटा 1/2 का रेसिप्रोकल लेने, किसी का भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये म्यू है, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, अब ये ग्रेटर देन हो गई होगी, और यहाँ क्या बन गया होगा, 1 साइन A/2। तो बेटा ये कंडीशन निकल के आई, म्यू इज ग्रेटर देन कॉसेक A/2। तो बेटा ये मेन कंडीशन निकल के आती है सर किस चीज़ की, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। तो बेटा मेरा सजेशन रहेगा कि सर इस कंडीशन को, इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद करके रख लीजिए, डट के रख लीजिए कि नो इमरजेंस की कंडीशन क्या है सर, कि म्यू इज ग्रेटर देन कॉसेक A/2। यदि ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखा जाए ना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा सर, ये सिर्फ टॉपिक याद रखिए कि ये होता क्या है, कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस हम निकालते कैसे हैं, और उसमें तीनों कंडीशन याद रखिए। एक कि सर R2 ग्रेटर देन थीटा C होना चाहिए, पता है, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो अंदर जाएगा। दूसरी चीज़ सर R1 जो है, R1 वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन आपका था कि म्यू इज ग्रेटर देन कॉसेक A/2, तब जा करके वो वैलिड होगा आपके पास। ठीक, चलिए यहाँ नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। चलिए बेटा, अभी अपन ने एक कंडीशन निकाली, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। बेटा नो इमरजेंस के केस में यदि मैं बोलने जा रहा हूँ तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था, मैंने बोला था सर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से लाइट क्या होगी बेटा कि वो बाहर इमर्ज ही नहीं हो पाएगी, वो अंदर के अंदर ही ट्रैवल कर लेगी। अब देखो एक और कंडीशन है, ज़रा वो भी निकाल लेते हैं, आपको तीनों केसेस समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान देना बेटा, इसी में अपन बना लेते हैं। बेटा यहाँ पर हम लोग दिखे रहने दो, काम के हैं अपने इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अपन से पूछा है कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस बेटा, यदि हम ग्रेजिंग इमर्जेंस की बात करने जा रहे हैं ना, तो मतलब समझना सर ग्रेजिंग इमर्जेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, है ना। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे हमने ऐसा बोला कि ये जो लाइट आया था ना यहाँ से, अब ये जो इमर्ज हो रहा होगा, इमर्ज होकर बाहर निकलता है, तो बेटा ये जितना भी एंगल बना रहा होगा ना, ये इमर्जेंट रे बना रहा है यहाँ पे एंगल, और इस एंगल को हम कितना बोल रहे हैं सर, ये एंगल कितना होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। मतलब यदि मैं बोलता हूँ कि सर एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस कंडीशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर वो ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस है। मतलब जब हमारी फाइनली रिफ्लेक्टेड रे जो बाहर निकलनी थी वो उसी सरफेस के अलॉन्ग जाएगी, तब हम लोग बोलते हैं कि सर ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस है। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हमको कब मिलता है, जब हम लोग बोलते हैं कि सर जो फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस ई की वैल्यू आ रही है ना बेटा, वो ई मेरे लिए कितना आ जाए 90 डिग्री। अब ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से फिर से। अब बात आई सर यहाँ पर भी मुझे कंडीशंस निकालनी पड़ेगी कि जैसे होता क्या है जनरली, मालूम है जब प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे ना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, क्रिटिकल एंगल, इन सब से रिलेट करता हुआ प्रॉब्लम मिलेगा। कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, क्रिटिकल एंगल दे दिया, दूसरी चीज़ पूछ ली, तो हम कोई रिलेशन निकाल के लाना चाहते हैं, जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करके देखते हैं। करें, आइए। सबसे फर्स्ट कंडीशन बताओ मुझे सर, यदि ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है, कौन सी, ग्रेजिंग इमर्जेंस की, कब होगी ग्रेजिंग इमर्जेंस, इफ E इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है बेटा, वो यदि मेरा 90 डिग्री हो तभी ग्रेजिंग इमर्जेंस है। और अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ बता, ये तो ठीक है, मैंने बोला R2 जो R2 अपने पास आ रहा है, दोनों चलते नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, जो R2 है ना, R2 की वैल्यू यदि हम लोग लिखने जाएं, R2 ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना, यहाँ से एंटर करने वाला, मैं बोलता हूँ सर R2 ऑलवेज लेस देन थीटा सी होना चाहिए। मतलब R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से तो छोटी ही होनी चाहिए। यदि क्रिटिकल एंगल से छोटी नहीं है तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ का, और यदि ये थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तब तो भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो अंदर आ जाएगी लाइट, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस कैसे होगा। तो हमने बोला सर R2 हमेशा लेस देन थीटा सी होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने यहाँ से निकाल ली बेटा कि R2 जो है वो लेस देन थीटा सी मेरे पे लिए निकल के आया। सेकेंड कंडीशन क्या निकालें बताइए। अपन ने देखा था कि प्रिज्म के लिए बेटा अपन लिख देते हैं यार कुछ भी, बट इन अ प्रिज्म अपन ने देखा है क्या बेटा, R1 प्लस R2 जो होता था वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आता है। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। R2 की कंडीशन है मेरे पास, तो मैं R1 निकालना पसंद करूंगा, तो मैंने बोला सर R1 इक्वल टू A माइनस R2 लिख देते हैं सर, ठीक है। अब सोचो तो जरा, R1 को मैंने लिखा यहाँ से, ध्यान देना बेटा थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा इसमें, A माइनस R2, R2 क्या है, R2 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, लेस देन थीटा सी, तो मैंने बोला लेस देन थीटा सी आ रहा है, ठीक, ये R1 आया। अब जरा बताओ मुझे एक चीज़, बता सकते हो मुझे सर R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, चलो सोचो तो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R1 इज़ ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी, थीटा सी। अब जरा सोच के देखो, क्या आप लिख सकते हो सर R1 को, R1 इज़ ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी, सोच के देखिए कैसे सोचा मालूम, ध्यान से देखो बेटा। यदि मैं सिंपल थीटा सी को माइनस करता, लेस देन हटा दो, तो A माइनस थीटा सी R1 आता, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं थीटा सी को माइनस नहीं कर रहा हूँ, उससे भी छोटे नंबर को माइनस कर रहा हूँ,
तो आंसर तो बड़ा ही आएगा ना। जैसे सोचो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए को ले लीजिए 30 डिग्री, थीटा सी को ले लीजिए आपने 20 डिग्री, ठीक है। तो थीटा सी 20 डिग्री और R1, अब इसमें R1 निकालते हैं, तो a माइनस थीटा सी यदि निकाला मैंने, a माइनस थीटा सी, तो कितना आएगा बेटा 30 माइनस 20, मतलब आंसर इज 10, ये R1 आया। लेकिन दूसरी कंडीशन सोच, यदि मैं दूसरी बार में बोलता कि सर R1 a मतलब 30 माइनस थीटा सी कितना है, थीटा सी सर आपसे बोला है लेस देन थीटा सी रखो, मतलब थीटा सी यदि मैंने यहाँ पे 20 लिया था तो 20 से कुछ छोटा रखते हैं, मान लीजिए 15 रखा, तो R1 की वैल्यू भी तो 15 ही आ गई ना। क्या ये R1 जो आ रहा है ये ग्रेटर देन है बेटा इस 10 से? हाँ बिल्कुल, 10 से तो बड़ा ही आएगा, और 10 मतलब क्या है, a माइनस थीटा सी, तो R1 इज़ ग्रेटर देन a माइनस थीटा सी हो रहा होगा। तो ये इनइक्वालिटी है। अब इन इनइक्वालिटी इसमें ज़रा थोड़ा सा जब भी लगे ना ऐसा, तो आप बाकायदा उसमें नंबर रख करके चेक कर लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, R1 इज़ ग्रेटर देन a माइनस थीटा सी, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब ज़रा सोचिए, अपन को कहीं ना कहीं उठा करके लाना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर के आएंगे तो उसके टर्म्स में हम इक्वेशंस को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसी पे तो बनाएगा और तभी बनेगा, तभी सॉल्व होगा। अब देखें क्या करना है, देखिए आप स्नेल्स लॉ लगाओ, ये अपना ही कंडीशन हो गया बेटा। अरे सुनो मेरी बात, ये जो कंडीशंस निकल रहे हैं ना, ये बड़े काम के हैं। कई बार तो क्वेश्चन में सिर्फ इन पर ही पेज क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेगा, मतलब इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ें समझ कर रखिए कि मैं मेनली बोल रहा हूँ, तो मैं आज की क्लास में जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन पे मरने की ज़रूरत नहीं है कि डेरिवेशन आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट्स, कि कौन किससे छोटा हो रहा है, कौन किससे बड़ा हो रहा है, हम आपस में रिलेट कर जाएंगे किस तरीके से करना है। और आप कंडीशंस याद रखिए और फाइनल रिजल्ट याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपको पूरा ड्राइव करके दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके दे रहा हूँ। बट बेटा मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट्स और कंडीशंस, ठीक, तो ध्यान रखना। और जो लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में से ये डेरिवेशंस कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बिंदास फ्री रहो। अब चलिए, R1 इज़ ग्रेटर देन a माइनस थीटा सी। अब जरा लगा दें, अप्लाई करते हैं बेटा यहाँ से स्नेल्स लॉ एट AB सरफेस। अब जरा समझाओ, यदि मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दूं AB सरफेस पे, तो बेटा बताइए मुझे, AB सरफेस पे यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, बताना मुझे। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। सर म्यू A मतलब एयर का इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू G ग्लास इंटू साइन R1 हो गया होगा, ठीक है, लगा दीजिए ना यार। तो मैंने बोला म्यू A मतलब 1 हो गया बेटा, साइन I को साइन I रहने देते हैं, हम इसी में रिलेशन ला करके लाना चाह रहे हैं। म्यू जी को म्यू लिख दीजिए, और साइन R1 कैसा है सर, a माइनस थीटा सी। और याद रखिएगा, यदि ये ग्रेटर देन a माइनस थीटा सी था ना, तो यहाँ से भी ये चीज़ ग्रेटर देन बन जाती है। तो साइन I इज़ ग्रेटर देन म्यू साइन a माइनस थीटा सी। और अब बेटा इसको लेकर के आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा। चलें, आइए। अरे जिसको कन्फ्यूज़न आए ना बेटा कि क्यों लिखा ग्रेटर देन, आप एग्जांपल ले लेना नंबर जैसा जैसे मैंने पहले दिखाया, ठीक है। अब देखो, साइन I इज़ ग्रेटर देन म्यू साइन a माइनस थीटा सी। जरा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक कर दो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b लिख दिया हमने, ठीक है। अब जरा बताना, जरा फॉर्मूला लेके आते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या है पता है, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं, कि साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ होता है, 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन थीटा सी है, तो ये कहीं ना कहीं बनाया जाए साइन थीटा सी के टर्म्स में, ताकि हम उसको लिखेंगे और कुछ सिंप्लीफाई होगा। तो करते हैं ना बेटा, यहाँ से देखो, साइन I इज़ ग्रेटर देन म्यू साइन A, उसको तो वही रहने दें। साइन कॉस थीटा सी को लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, बिल्कुल लिख दें। माइनस कॉस A है साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी लिख दिया, ठीक। अब देखो, अब जरा यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करना, साइन I इज़ ग्रेटर देन म्यू इंटू साइन A √1 माइनस साइन थीटा सी 1/μ है, स्क्वायर करेंगे तो 1/μ स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बेटा यहाँ से कॉस A है और साइन थीटा सी करेंगे तो 1/μ आ जाएगा। आ गया, चलो यहाँ से ज़रा देखो सॉल्व करते हैं।
सर साइन आई हटा लीजिए, साइन आई इज ग्रेटर देन म्यू इनटू, बेटा एलसीएम ले लें यहाँ से, तो ये क्या बनेगा बताना, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर का रूट लेंगे तो म्यू आ जाएगा, इनटू साइन आई माइनस यहाँ से बना सर कॉस ए बाय म्यू कॉमन ले लीजिए, साइन आई इज ग्रेटर देन, सर म्यू कैंसिल हो जाएगा तो बना क्या, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा अपना रिजल्ट निकल के आया। और यहाँ से यदि आई बोलता है कोई तो सर आई इज ग्रेटर देन हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए। अब बेटा ये मैंने इतना सारा निकाल के दे दिया कंडीशन आपके लिए, बट बेटा मैं फिर भी वही सजेस्ट करूँगा कि भैया रिजल्ट को डायरेक्ट रट लो। यदि कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो आप डायरेक्ट बेटा उस पर ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा यहाँ से, है ना। डायरेक्ट लगा दोगे तो बेहतर है, यदि सारी चीज़ें दी हुई हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बनेगा। अदरवाइज बताऊँ आप इतना सारा तो कर भी नहीं पाओगे वहाँ पे, क्योंकि आप पक्के में कहीं ना कहीं ग्रेटर देन लेस देन में गेन करके आ जाओगे गलत करके। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखिए और समझ के रखिए, आपसे बनेगा। ज़रा नोट कर लो इसे, इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। चलिए बेटा अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें नोट करके रखिएगा। अब इसके बाद है ना देखो मैं लगे हाथों एक प्रॉब्लम करके देता हूँ, नॉर्मल सा कर देते हैं यहीं पे, आप करके रखिए। फिर कल के क्लास में प्रॉब्लम्स देखेंगे और तो समझ में आएगा कि बेटा यहाँ पे इतना सारा फॉर्मूला रटना, डेरिवेशन रटना सेंसफुल नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कंडीशंस याद रखनी है और बढ़ते चलो, जो भी प्रॉब्लम आएगा उस पर अप्लाई करेंगे मतलब उसी टाइम पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको लिख के, देखिएगा मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लिख नोट कर लीजिएगा। मैं स्टॉप नहीं कर रहा, इसी में कर देता हूँ। A ray of light falls normally on a refracting face of a prism of refractive index next 1.5. Find the angle of prism. The angle of prism if the ray just fail to emerge from the prism. टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे ये एक प्रॉब्लम आपको मैंने दिया, सबसे पहला कार्यक्रम ये है आपका कि भैया इसको पॉज करिएगा और पॉज करके है दिख रहा है, इसको पॉज करना और पॉज करके बेटा आप पहले अटैम्प्ट लगा लेना, फिर उसके बाद अपन आंसर्स लेके आएंगे। ठीक है, चलो क्या पूछा है उसने ज़रा देखें। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। अपन को एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है इफ़ द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। देखो बेटा अभी जैसे हमने जो कंडीशन देखा ना उसी पर बेस क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें हम कहाँ वो दिमाग लगाने जाएंगे, उतना सारा फॉर्मूला सोचने जाएंगे, क्या करेंगे, ज़रा दिमाग लगाते हैं, प्रॉब्लम कैसा है वो करते हैं। देखिए उसने आपसे ऐसे बोला सर एक प्रिज्म है ये रहा, इस प्रिज्म पे क्या बोला है बेटा मालूम है सर, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये ABC एक प्रिज्म है और ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको हमने A से रिप्रेजेंट ही करके रखा हुआ है। अब हमने क्या बोला, देखो इस सरफेस पर एक लाइट है
जो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, नॉर्मली यहाँ से ऐसे। अब नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब समझते हैं कि सर नॉर्मल के अलॉन्ग आई है ना, तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइट जो होती है ना वो सीधी ट्रैवल करेगी। तो बेटा ये जो लाइट है ना वो बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर गई यहाँ से इस तरीके से। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। मैंने इसी चीज़ को आगे ऐसा ले लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये यहाँ से इमर्ज हुई, तो मैंने बोला सर यहाँ पर यदि मैं आई की बात करूँ तो सर आई 0, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। यहाँ पर R1 मिलता था, सर R1 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे ही जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग जाती है तो सीधी जाती है लाइट। यहाँ पे जा करके देखा जाए तो यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा, इसके साथ तो ये R2 एंगल पे आई है भैया, R2 एंगल तो है यहाँ पे। और अब क्या बोल रहा है मालूम है, जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, मतलब वो इमर्ज ही नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया, जस्ट फेल। जस्ट फेल का मतलब समझते हो, बस ये वाला ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब वो लाइट ऐसी चली गई होगी जस्ट, क्योंकि जस्ट नहीं लगाता तो फिर वो अंदर भी जा सकती थी। तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला केस दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में मुझे बताइए सर यहाँ का जो एंगल ई हो रहा होगा ना वो कितना आ रहा होगा, 90। ठीक, अब अपन को करना क्या था, यहाँ पे जा करके अपन को लगाना था बेटा कि सारी कंडीशंस में जा करके अपन को एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू निकाल के बताने की भी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आएगा। जरा देखें, जरा बताइए क्या करना चाहिए। सर सोचो, मैंने बोला सर आई की वैल्यू 0, R1 0, R2 जो है R2, क्या R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होनी चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्रिटिकल एंगल होगा तभी तो जा करके बेटा वो इसके लाइन पे जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब अंदर चला जाएगा। तो हमने बोला क्रिटिकल एंगल ये होना ही चाहिए 1 और ये 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें, पता है अपन को रिलेशन बेटा क्या, R1 + R2 = थीटा सी आ गया। अब R1 की वैल्यू, एक चीज़ सोचो, छोड़ो, याद करना बेटा, R1 + R2 = A होता था एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है। R2 कितना है, थीटा सी है, और ये कितना है, A है। तो यहाँ से निकल के आया ना भैया कि A = क्या आ गया, थीटा सी, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। और याद करो सर थीटा सी क्या होता था, sin थीटा सी = 1/μ। तो सर थीटा सी = sin इनवर्स 1/μ। तो मैंने लिखा sin इनवर्स 1/μ। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा प्रॉब्लम में, तो म्यू दिया हुआ है 1.5, मतलब 3/2 लगा दें यहाँ पे। तो यहाँ से 3/2 लिख दिया, ये थीटा सी आ गया। तो सर थीटा सी = sin इनवर्स 2/3। अब ये जो sin इनवर्स 2/3 आ रहा है ये मेरा आंसर है। तो यहाँ से जो मेरा फाइनल आंसर आया ना, A वही क्रिटिकल एंगल है और उसकी वैल्यू आ रही है sin इनवर्स 2/3। अब यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता तो मैं इसकी एंगल को कैलकुलेट करके बताता, बट यदि मुझे नहीं मालूम है तो मैं पता भी नहीं करूँगा, मैं यहीं पर आंसर छोड़ दूंगा कि सर A = थीटा सी और थीटा सी = sin इनवर्स 2/3। तो बेटा मेरा जो करेक्ट आंसर है वो sin इनवर्स 2/3 निकल के आया। अब जरा बताओ मुझे काहे का ग्रेजिंग इमर्जेंस का इतना सारा कंडीशन वगैरह जो हमने लगाया, सिंपल सा लॉजिक लगाया, आंसर आया। ठीक, तो बेटा इस तरीके से अप्रोच पे जाइए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस पे फोकस नहीं करना है आज की क्लास का। आज की क्लास में सिर्फ रिजल्ट्स और कंडीशंस को ध्यान रखिए, उतना मैंने समझाया इसलिए इजीली ये बन गया। ठीक, कल और आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय। अच्छे से अटेंड करना, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय।